न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और सबसे पहले नजर डाल लीजिए 4 बड़ी खबरों पर। चमोली में अलकनंदा नदी पर बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दर्दनाक हादसा हुआ है और वहां ट्रांसफार्मर फटने के बाद करंट फैलने से 15 लोगों की मौत हो गई है। गठबंधन से नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। वहीं सुशील मोदी का कहना है कि ब्लैकमेल कर बार्गेन करना चाहते हैं नीतीश कुमार। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उसने सचिन मीणा से पहले भारतीय सेना के कुछ अफसरों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। और गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं और राजकोट में तो इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां जल समाधि लेती नजर आईं। और इतनी अपनी मोहब्बत की खातिर सीमा पार कर कराची से नोएडा आई सीमा हैदर की असलियत धीरे धीरे अब सामने आ रही है। यूपी एटीएस ने लगातार 2 दिनों तक सीमा से 16 घंटे की पूछताछ की और इस पूछताछ में सीमा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। और इस खुलासे ने सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह को बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया कि उसने भारतीय सेना के अधिकारियों को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मंगलवार को हुई पूछताछ में सीमा ने बताया कि सचिन से पहले वो कई सारे भारतीय लड़कों के संपर्क में भी थी, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लड़के शामिल थे। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन 16 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल रात 10 बजे उसे एटीएस ने पूछताछ करने के बाद एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उसे लेकर के गई है। सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसकी तफसील से जांच होगी। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि सीमा हैदर का पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन कंफर्म हो गया है, जिसका वो इनकार करती रही। जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर का भाई आसिफ पाकिस्तानी सेना में सिपाही है और वो कराची में पोस्टेड है। सीमा हैदर के भाई आसिफ की तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में आसिफ पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने हुए है और उसकी वर्दी पर लगे नेम प्लेट पर आसिफ लिखा हुआ है। सीमा का सिर्फ भाई ही पाकिस्तानी फौज में नहीं है, सीमा के चाचा भी पाकिस्तानी सेना में अधिकारी हैं। सीमा के चाचा गुलाम अकबर भी पाकिस्तानी सेना की सर्विस में हैं। सीमा के चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में सूबेदार के ओहदे पर हैं। एटीएस सीमा के साथ साथ सीमा के पति सचिन और उसके ससुर और 2 बेटों को भी अपनी हिरासत में लिए हुए है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या सचिन मीणा और उसके पिता को सीमा के पाकिस्तानी सेना के कनेक्शन की जानकारी थी। क्या वो पुलिस से कोई बात छिपा तो नहीं रहे हैं? सीमा हैदर एटीएस के सवालों के जाल में फंसती दिखाई दे रही है। यूपी एटीएस को पता चला है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान छोड़ने से सिर्फ 2 दिन पहले ही अपना नया पासपोर्ट बनवाया था, जबकि उसके पास पहले से ही एक पासपोर्ट मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद उसने नया पासपोर्ट बनवाया। एटीएस की जांच के मुताबिक 8 मई को सीमा का पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी हुआ था और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। सीमा ने अपना पासपोर्ट जो है वो 8 तारीख का बताया था कि 8 तारीख को उसका पासपोर्ट जारी हुआ था पाकिस्तान से, लेकिन उसने इस बात को छुपाया था कि 10 तारीख को ही उसने पाकिस्तान छोड़ दिया था। पहले से पासपोर्ट होने के बावजूद नया पासपोर्ट जारी होना और 2 दिन के अंदर मुल्क छोड़ देना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यूपी एटीएस को सीमा हैदर से जुड़ी एक और अहम जानकारी हाथ लगी है। पाकिस्तान छोड़ने से 2 दिन पहले सीमा को नया पासपोर्ट मिल गया था। यही नहीं, पाकिस्तान छोड़ने से ठीक 2 दिन पहले सीमा ने एक नया मोबाइल फोन भी खरीदा था। यानी जिस दिन सीमा को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला उसी दिन सीमा ने पाकिस्तान से नया मोबाइल फोन भी खरीदा था। उस मोबाइल फोन की कीमत 70,000 पाकिस्तानी रुपए थी। एटीएस को सीमा के पास से 8 मई को खरीदे गए मोबाइल फोन का बिल भी मिला है। एटीएस के हाथ में ये भी जानकारी लगी है कि 8 मई को ही उसने एक फोन खरीदा 70,000 रुपए का, जो पाकिस्तान से खरीदा गया था और इसका बिल भी जो है पाकिस्तान का ही है। 8 मई को ही पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी होना, 8 मई को ही मोबाइल फोन खरीदना, पहले से ही पासपोर्ट होने के बावजूद दूसरा पासपोर्ट बनवाना, पहले से ही मोबाइल फोन होने के बावजूद नया फोन खरीदना सीमा की कहानी पर शक के दायरे को और बढ़ाता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से इस तरह से सवाल पूछे ताकि पता चल सके कि क्या वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। एटीएस ने सीमा से पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन, मैसेजिंग और इंटरनेट पर चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या तुम बातचीत के लिए कोई कोड वर्ड भी इस्तेमाल करती थी? पूछताछ में एटीएस ने यह भी पूछा कि क्या कभी फूफी और फल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया? दरअसल फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। फल कोडवर्ड का इस्तेमाल रुपयों के लिए किया जाता है। यूपी एटीएस ने यह भी पूछा कि तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला और तुम इतनी शुद्ध हिंदी आखिर कैसे बोल लेती हो?
यूपी एटीएस को सीमा हैदर पर शक इसलिए भी है क्योंकि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया था, जबकि उसके पास महंगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे थे। सीमा ने जो मोबाइल खरीदा था उसकी कीमत भारतीय करेंसी में 20,000 रुपए से ज्यादा है। दूसरा शक एटीएस को इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में लगभग हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी का पाकिस्तान में दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन सीमा हैदर की भाषा में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती। उसके शब्दों में कहीं भी उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता। एटीएस के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि सीमा हैदर हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती है जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना मुश्किल है। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या सचिन की मोहब्बत में दीवानी? एक सामान्य महिला इस तरह के सवालों के जवाब तलाशते हुए सीमा हैदर का एक और झूठ साफ पकड़ा गया। और सीमा के उस झूठ की पोल खुली एक एफिडेविट यानी हलफनामे से। यूपी एटीएस को सीमा हैदर और उसके पति गुलाम हैदर की शादी का एक हलफनामा मिला है। इसी हलफनामे ने सीमा के झूठ को खोल कर रख दिया है। हलफनामे में लिखी बातों से पता चलता है कि सीमा ने भागकर गुलाम हैदर से शादी की थी। हलफनामे में सीमा ने बताया कि उसके माँ बाप लालची हैं और एक आवारा लड़के से उसकी शादी करना चाहते थे, इसीलिए उसने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी कर ली और वो उसे खुश रखेगा। जबकि हलफनामे से उलट सीमा ने जी न्यूज से बातचीत में कहा था कि उसकी गुलाम हैदर से जबरदस्ती शादी कराई गई थी। पक्की कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। कि उसके पति के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी। मेरा लव मैरिज था, इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तो घर लेके दिया। सवाल उठता है कि अगर हलफनामा सच है तो सीमा हैदर ने अपनी शादी की झूठी कहानी क्यों बताई? चलिए अब आपको बताते हैं कि बंद कमरे में यूपी एटीएस की टीम ने सीमा से क्या सवाल किए और उन सवालों के सीमा ने किस तरीके से जवाब दिए। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले सीमा के पासपोर्ट को लेकर सवाल किया और यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने सीमा हैदर के सामने उसके 2 पासपोर्ट रख दिए और पूछा कि इन 2 पासपोर्ट में से असली कौन सा है। जवाब में सीमा हैदर ने कहा, मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पिछले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसीलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया गया था। तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने तुम्हें भारत आने के लिए कहा था? जवाब में सीमा ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उसने आईएसआई का कभी नाम भी नहीं सुना। मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों से भारत में आने पर पता चला, जब टीवी चैनलों ने मुझे आईएसआई का एजेंट बताया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। लेकिन एटीएस अधिकारियों को सीमा हैदर के जवाब पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ताउम्र पाकिस्तान में रहने वाली सीमा ने खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम तक नहीं सुना? इसीलिए एटीएस के अधिकारी ने सीमा हैदर से काउंटर सवाल दागा। उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने आईएसआई का नाम ही नहीं सुना है, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान की फौज में हैं, तुम कराची में रहती थी, तुम खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो? इस सवाल पर सीमा हैदर ने सफाई दी। उसने कहा, आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई और पिछले साल से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। सीमा के उस जवाब में से ही एटीएस अधिकारी ने अगला सवाल निकाला। सीमा ने अंग्रेजी शब्द वर्ड का इस्तेमाल किया था, इसीलिए एटीएस अधिकारी ने पूछा, वर्ड सुनने का टाइम मिला? इंग्लिश तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी? तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। सीमा ने तपाक से जवाब दिया। उसने कहा, मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद ही सीखा, जब से पबजी खेलना शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी, उनसे बातों बातों में हिंदी सीख ली। इसके बाद यूपी एटीएस के एक अधिकारी ने एक खाली कागज के ऊपर हाथ से इंग्लिश में कुछ लाइंस लिखी। इंग्लिश की उन लाइंस को एटीएस अधिकारी ने सीमा से पढ़ने के लिए कहा, जिसे उसने तुरंत पढ़ लिया। सीमा ने हर लाइन साफ साफ पढ़ डाली। इस पर एटीएस अधिकारी ने सीमा से पूछा, तुम अपनी भाषा जो उर्दू, अरबी, सिंधी हो सकती है वो तो नहीं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो, इसकी किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना है ताकि भारत के लोगों से जल्द घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि तुम शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। सीमा हैदर ने जवाब दिया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ। न किसी तरह की मुझे ट्रेनिंग दी गई है, न ही मुझे किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैंने हिंदी सीख ली है। एटीएस अधिकारी ने फिर पूछा, सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता है, उसकी भाषा में पश्चिम यूपी का टच है, बल्कि तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी का ज्ञानी बोल रहा हो। इस सवाल का जवाब सीमा हैदर के पास नहीं था। वो चुप रही।
अब एटीएस जानना चाहती थी कि उसने 4 मोबाइल फोन आखिर क्यों रखे थे और उसने पाकिस्तान से लाए मोबाइल फोन को आखिर क्यों तोड़ दिया। इसीलिए एटीएस अधिकारी ने सीमा से पूछा, तुमने बताया कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल किया, लेकिन नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल फोन और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें क्यों तोड़ा? सीमा हैदर ने जवाब दिया, नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। सचिन ने एक सिम ला कर दी, बाकी सिम कैसे आए? सीमा हैदर ने कहा, मुझे याद नहीं है। यह जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही ना हो कि उसके पास सिम कार्ड कहां से आए? और तो और सीमा उन 4 मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चला रही थी। इसीलिए एटीएस अधिकारियों ने सीमा से पूछा, तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल फोन में लगाया है और सभी में व्हाट्सएप चला रही थी। तुमने व्हाट्सएप में जो प्रोफाइल फोटो लगाई वो किसी और लड़की की है। दूसरे व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर आखिर क्यों है? किसके कहने पर यह सब कर रही हो? सीमा हैदर ने इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया, न ही कोई फोटो लगाई है। एटीएस अधिकारी ने फिर पूछा कि 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहां से आया? तुम खुद किराए में रहती हो, तुम्हारे पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है, पति से संबंध ठीक नहीं है, भाई से भी सालों से नहीं मिली हो। अगर किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की तो सच बता दो, हम लोग न ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे न ही जेल, कोशिश करेंगे कि भारत की नागरिकता दिलवा दें। सीमा ने तुरंत जवाब दिया कि 2 बार आने जाने में कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम पर था और उस घर में मैं रहती थी। मैंने अपने जेवर बेच दिए, पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया और कई बार कह चुकी हूं कि भारत आने में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। एटीएस अधिकारी ने पूछा कि क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? सीमा हैदर ने जवाब दिया, हां, लेकिन ठीक से याद नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन सिर्फ समय काटने के लिए बातचीत करती थी। न ही मैंने कुछ ज्यादा अपने बारे में बताया, न ही उन्होंने मुझसे कुछ अपने बारे में बताया। हां, सभी लड़के दिल्ली के रहने वाले थे। सीमा हैदर के पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ यानी उम्र की या जन्म की तिथि है वो साल 2002 की है। इस हिसाब से उसकी उम्र हुई 21 साल, लेकिन जब वो खुद की उम्र बताती है तो कहती है कि उसकी उम्र 27 साल है। यही नहीं, 2014 में जब उसकी गुलाम हैदर से शादी हुई थी तब उसकी उम्र 20 साल थी, यानी अब उसकी उम्र 29 साल होनी चाहिए। इसीलिए एटीएस ने जब सीमा से उसकी उम्र को लेकर सवाल किया, जिसका उसने जवाब देते हुए कहा, मैं 27 साल की हूँ, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, पाकिस्तान में हर जगह पैसा चलता है, न दो तो कुछ न कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम हैदर से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। और आखिरी में एटीएस अधिकारी ने सीमा हैदर से सवाल किया, आखिर भारत में आने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? सीमा का वही रटा रटाया जवाब था, मैं पाकिस्तान से इल्लीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो यही होगा जो आज हो रहा है, इसीलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं थक गई हूँ अब। सीमा हैदर से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, जिसे एटीएस मुख्यालय और एनआईए भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस सीमा के किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीमा ने दोनों ही दिन एक ही जवाब दिए, उसमें एक भी लाइन इधर उधर नहीं है। इतना ही नहीं, वो बिल्कुल घबराई हुई भी नहीं है। सीमा हैदर से भारत में पूछताछ हो रही है तो वहीं पाकिस्तान में भी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में सीमा और उसके परिवार की जांच की जा रही है। सीमा के परिवार वालों को मीडिया की पहुंच से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। पाकिस्तान सरकार की शुरुआती जांच में पता चला है कि सीमा पाकिस्तान से 2 बार कराची से शारजाह पहुंची और नेपाल भी गई। पहली बार वो मार्च 2023 में दुबई गई, दूसरी बार वो 10 मई को अपने बच्चों के साथ गई। इससे पहले उसने कभी हवाई यात्रा नहीं की थी। इस बात की भी जांच की जा रही है कि सीमा के दोनों बच्चे सिंधी की बजाय हिंदी भाषा क्यों बोलते हैं। पाकिस्तान में सीमा के ससुर ने जैकबाबाद पुलिस स्टेशन में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इस बीच पता चला है कि सीमा नेपाल के रास्ते सीतामढ़ी से भारत में दाखिल हुई थी। इस दौरान उसकी वेशभूषा साड़ी पहनी भारतीय ग्रामीण महिला की थी ताकि वो पाकिस्तानी न लगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा को पार करते समय इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए आईबी की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या सीमा हैदर ने भारत में आने के लिए किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की मदद ली थी। एक तरफ सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियां तमाम पहलुओं की पड़ताल में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में सीमा हैदर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और बुधवार को ग्रेटर नोएडा के रुबुपुरा गांव में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया।
सीमा को वहाँ पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा यहाँ न रहे। हालांकि रुबुपुरा गांव में लोग सीमा हैदर के समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, सीमा कहीं नहीं जाएगी। वो एक लड़की अपनी आस लगा के अगर हिंदुस्तान में आई है तो उसको रहने दो यार। अगर वो गलत है तो एटीएस की टीम उसकी जांच कर रही है। तो वहीं झारखंड के रामगढ़ में सीमा हैदर को लेकर महिलाओं का जनाक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने सीमा हैदर वापस जाओ के नारों के साथ प्रदर्शन किया। इस बीच उत्तर प्रदेश में डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का सीमा हैदर पर बयान आया। उन्होंने इशारा दिया कि सीमा को वापस भी भेजा जा सकता है। ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती दोस्ती पर चीन की भी नजर है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के बाद चीन की निगाहें अब बांग्लादेश पर हैं। बांग्लादेश में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चीन बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिहार में एनआईए और पटना में एटीएस ने आज मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड आतंकी याकूब को गिरफ्तार कर लिया। याकूब चकिया के गांधी मैदान में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देता था। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक प्रतिनिधि लिखी एक कार ने युवक को रौंद दिया। टक्कर मारने के बाद कार शख्स युवक को घसीटता ले गया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। महंगे टमाटर पर बाराबंकी के बीजेपी विधायक का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। किसान विरोधी है वे लोग जो महंगाई का विरोध करने वालों को बीजेपी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने किसान विरोधी बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक लड़की ने वाटरफॉल में सरेआम छलांग लगा दी। ये वीडियो चित्रकूट वाटरफॉल का बताया जा रहा है, जिसे वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस वीडियो को जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये लड़की मंगलवार को अचानक वाटरफॉल पहुंची और एक चट्टान पर खड़ी हो गई। उफनते वाटरफॉल के बिल्कुल पास लड़की को खड़ा देखकर लोगों को संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान लड़की कुछ देर तक वाटरफॉल पर खड़ी रही, गहरे पानी को देखती रही। ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ सोच रही है। तभी चश्मदीदों ने एक बार फिर उसे टोकने की कोशिश की। पकड़ो पकड़ो, जल्दी भागो। लोग लड़की से वापस आने की अपील करते रहे, लेकिन वाटरफॉल की तेज लहरों को देखकर भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए। इससे पहले कि कोई लड़की के पास तक पहुंचता, उसने उफनते वाटरफॉल में छलांग लगा दी। अरे वापस आ। इसके बाद वो कुछ देर तैरी और फिर करीब 70 फीट नीचे गिर गई। लड़की के छलांग लगाने के बाद भी चश्मदीदों ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वो चिल्लाते रहे और नीचे मौजूद नाव वालों को मदद के लिए आवाज लगाते रहे। इसी बीच वो लड़की लहरों के बीच तैरती हुई नजर आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नाव वाला उधर है ना। दरअसल आत्महत्या के इरादे से आई लड़की को तैरना आता था। उसने छलांग तो लगा दी, लेकिन तैराकी आने के कारण हाथ पांव मारने लगी और फिर फेंसिंग के सहारे किनारे तक पहुंच गई। इसी बीच नीचे मौजूद मछुआरों की नजर लड़की पर पड़ी और उन्होंने उसकी जान बचा ली। आ रहे हैं नाव वाले। टेंशन नहीं, आजा। वो तो अच्छे से तैर रही है। कहा जा रहा है कि लड़की की मोबाइल चलाने को लेकर घर वालों से कहासुनी हुई। इसके बाद घर वालों ने उसे डांट दिया था। घर वालों की डांट से वो इतनी नाराज हुई कि उसने वाटरफॉल के ऊपर से छलांग लगा दी। गुजरात के राजकोट में बादल मुसीबत बनकर बरसे। कुछ घंटों की ही बारिश में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा शहर दरिया में तब्दील होता दिखा और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कई इलाकों में तो इतनी बारिश हुई कि कमर से ऊपर तक पानी भर गया। भीषण बारिश की वजह से राजकोट का धोराजी टापू बनता दिखाई दिया और सड़कों पर खड़ी एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं।
आसमान से आफत इतनी तेज आई कि लोगों को अपनी गाड़ियां हटाने का भी मौका नहीं मिला। इस दौरान कई कारें जल समाधि लेती हुई दिखीं। कारें जितनी डूबी हैं, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि राजकोट में कितनी ज्यादा बारिश हुई। इस दौरान सड़कों पर भी दरिया बहता दिखा और लोग कई फीट तक पानी के बीच गुजरते हुए दिखाई दिए। राजकोट में कुछ ही घंटों की बारिश में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी। जिले के निचले इलाकों में व्यवस्थाएं चरमराती नजर आईं और कई इलाके जलमग्न हो गए। जिले में हुई तेज बारिश से हर कोई परेशान दिखा। कुछ घंटे की बारिश में ऐसे हालात हो गए कि लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। प्रशासन ने कई घंटों की कोशिश के बाद निचले इलाकों में फंसे करीब 70 लोगों को एक एक कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। राजकोट की इस बदहाली के पीछे भारी बरसात का हाथ है। दरअसल पूरे राजकोट में महज कुछ घंटों के भीतर करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान आसमान से आफत बरसती रही, जिसके कारण शहर के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। मॉनसून की मार राजकोट पर ही नहीं, गिर सोमनाथ पर भी पड़ी। यहाँ तेज बरसात के बाद पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया और लोगों को अपने घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। बरसात का सबसे ज्यादा कहर वीरावल तालुका में देखने को मिला, जहां 24 घंटे के भीतर 24 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इस कारण पूरा वीरावल जलमग्न होता दिखा और यहां के रिहायशी इलाकों में सैलाब आ गया। बारिश इतनी तेज हुई कि कई कॉलोनियों में भी पानी भर गया। लोग इस दौरान कमर तक गहरे पानी में निकलते हुए दिखाई दिए। कुछ घंटों की बारिश के बाद जल जमाव में मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। शहर दरिया में तब्दील होता दिखा। जिन लोगों ने जल जमाव को चुनौती देने की कोशिश की, उनकी गाड़ियों ने जवाब दे दिया। इस कारण उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी। ये गिर सोमनाथ जिले के मुख्य मथक वीरावल शहर की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कैसे टेम्पो ट्रैवलर्स तक आधे पानी में डूब चुके हैं। दरअसल मौसम विभाग ने गुजरात में 2 से 3 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो इस आसमानी आफत से गुजरात को 24 घंटे बाद राहत मिलने की उम्मीद है। मुंबई के साइन कोलीवाड़ा इलाके में भी तेज बारिश ने कहर बरपाया। तेज बारिश के चलते पेड़ गिरने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के बाद पेड़ काटकर रास्ते को खोला गया। मुंबई में भारी बारिश के चलते मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के चिपलूण में बाढ़ का पानी भरना शुरू हो गया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने रत्नागिरी कलेक्टर से बात कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप को आज फिर तीसरी बार विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप दिल्ली एयरपोर्ट से यूके जाने के लिए फ्लाइट लेने पहुंची थी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार के पास जोरदार बारिश हुई। कहा जा रहा है कि कटरा में इतनी बारिश हुई कि इसने बीते 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला और श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद प्रशासन ने नए रास्ते हिमकोटी मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया है। जो भी यात्री दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको सूचित दिया जाता है कि हिमकोटी मार्ग बंद कर दिया गया है। इसके बाद श्रद्धालुओं को पुराने रास्ते से माता के दरबार तक जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि पत्थर गिरने और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए नया मार्ग श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ा। इसके अलावा खराब मौसम के चलते मंदिर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को भी निलंबित कर दिया गया। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ और माता के दर्शनों के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश जानलेवा साबित हो रही है। मैदानी इलाकों में पानी का विनाशकारी रूप नजर आ रहा है, तो वहीं कई नदियां रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। इसने कई इमारतों को धराशायी कर दिया है, जिसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर से आई, जहां बारिश के बाद पहाड़ ऐसे खसक रहे हैं जैसे कागजी हों। नदियां अपने दायरे तोड़कर बह रही हैं, मिट्टी धंस रही है और इमारतें जमींदोज हो रही हैं। ये तस्वीरें कुदरत की मचाई तबाही की गवाह बन रही हैं। काशीपुर से आई तस्वीरों में एक ये भी थी, जहां नदी के बहाव के साथ अचानक ही किनारे पर बना एक घर ढह गया। ये हाल दूर दराज वाले इलाकों का था, लेकिन बारिश के इस कहर से रिहायशी इलाके भी अछूते नहीं रहे, बल्कि आलम यह है कि मकानों के अंदर सामान तैरने लगा, लिहाजा लोगों को घर छोड़ने पड़े।
अधिकारियों को पानी के लिए आओ। इन तस्वीरों से हालात का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और लोग खतरे के बीच इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां, बाइक सब पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां न बारिश रुक रही है और न ही पहाड़ों के दरकने का सिलसिला बंद हो रहा है। बारिश के पूर्वानुमान के बीच स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि स्थानीय लोगों के जोखिम को कम किया जा सके, लेकिन हकीकत खतरों से भरी हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ जाने वाले लोगों के लिए सड़क मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। जहां काठगोदाम हैडाखान मार्ग पर लगातार पहाड़ों से मलबा गिरता रहता है, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी रास्ते का वहां कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो रहा है। कई बार लेटर लगा दिए हैं, जनता कई बार सड़कों पर आ गई है, कई बार चीफ ऑफिस घेर लिया है, अभी तक यहाँ पे कोई भी एक भी आदमी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तस्वीरें सामने हैं और लोगों की परेशानी भी, लेकिन इस बीच इलाके के विधायक ये कहते सुनाई दिए कि हमारे अधिकारी काम पर लगे हुए हैं। वहाँ पर कोई रोड ब्लॉक नहीं हो रही है और जो भी मलबा आ रहा है उसको पोकलैंड जेसीबी हटाने का काम कर रही है। मलबा गिरने और बारिश की वजह से पूरे रास्ते पर फिसलन हो जाती है, लेकिन जिन्हें रोज इसी रास्ते पर काम के लिए जाना है उनके लिए जान खतरे में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, बरसाती झरने उफान पर आ गए हैं और रास्ते बंद हो गए। ये हाल सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां लगातार लैंडस्लाइड्स के कारण लोगों की जान पर बनाई है। और पानी है कि हर तरफ डेरा जमाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और बारिश का पानी सड़कों के ऊपर बहता दिखाई दिया। वहीं धर्मशाला में व्यास नदी के उफान में 55 लोग फंस गए। नदी के तेज बहाव में फंसे इन लोगों की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने में और भी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन लाइफ बोट और रस्सी की मदद से एनडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई। आंकड़ों के मुताबिक 7 से 11 जुलाई तक हुई बारिश में मंडी में 256 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। वहां करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फट गया, जिसके बाद करंट फैल गया और 22 लोग करंट की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे की प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ, जिसके बाद प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैल गया। बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले एक युवक की मंगलवार रात मौत हो गई थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो मृतक के परिवार वालों समेत वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच बिजली लाइन पर कुछ काम किया जा रहा था, तभी अचानक पूरे परिसर में करंट फैल गया। 22 लोग इसकी चपेट में आए थे, इसमें कुछ हताहत हुए हैं और कुछ सीरियसली इंजर्ड हैं और कुछ की मृत्यु भी इसमें हुई है। इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चौकी इंचार्ज है वो भी इसकी चपेट में। करंट की चपेट में आए 22 लोगों में 15 की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताया है और जिलाधिकारी को इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सावन के महीने में देश के तमाम हिस्सों में शिव भक्तों ने कावड़ यात्रा की और महादेव का जलाभिषेक किया। बिहार सरकार के बिहार फाउंडेशन ने अपने ट्विटर हैंडल पर जापान की राजधानी टोक्यो में निकाली गई कावड़ यात्रा की जानकारी साझा की है। भगवा रंग के कपड़े पहने शिव भक्तों ने टोक्यो में राधा कृष्ण मंदिर से कावड़ यात्रा की शुरुआत की और सीता माता और शिव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर कावड़ यात्रा का समापन किया। इस दौरान शिव भक्तों ने कावड़ में गंगाजल लेकर 80 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। कावड़ यात्रा के लिए गंगाजल बिहार के सुल्तानगंज से टोक्यो ले जाया गया था। जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज ने कावड़ यात्रा के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। बताया जा रहा है कि जापान में आयोजित इस कावड़ यात्रा में करीब 500 शिव भक्त शामिल हुए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका के लोगों ने भी इस कावड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मॉनसून सत्र में विपक्ष को घेरने के लिए सरकार ने रणनीति बना ली है। सरकार मानसून सत्र में मणिपुर के हालात पर चर्चा करने को तैयार है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर मणिपुर पर चर्चा होगी तो बंगाल हिंसा पर भी बहस होना चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 27 साल के एक शख्स ने एक बच्चे पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। बच्चे को बचाने के लिए जब एक महिला दौड़ी तो आरोपी ने उस पर भी वार कर दिया। इस हमले से बच्चा डरा सहमा है, लेकिन पुलिस ने हमलावर की तलाश तेज कर दी है।
श्रीनगर के सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकर में आग लग गई। इस हादसे में सेना के एक अधिकारी की जान चली गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीनगर के गांदरबल में एक कॉलेज में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। नाला पार करते समय एक शख्स के हाथ से उसका बच्चा फिसलकर नाले में गिर गया और फिर नाले में बह गया। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और बुलेटिन में अब आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर, जिसमें विपक्ष के गठबंधन के नाम पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत दर्ज कराई गई है। विपक्ष का नाम INDIA रखने को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जो 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ दिल्ली के बाराखंबा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में INDIA यानी इंडिया के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और इंडिया नाम रखने को कानून का उल्लंघन बताया गया है। बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो विवाद शुरू हो गया और इंडिया नाम पर विपक्ष की बैठक में जो कुछ हुआ, जी न्यूज को उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। और बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के महागठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव सबसे पहले राहुल गांधी की तरफ से आया और राहुल गांधी ने अपने ठीक बगल में बैठी ममता बनर्जी से इस पर सहमति मांगने का जिम्मा केसी वेणुगोपाल को सौंपा। बताया गया कि ममता राहुल के इस प्रस्ताव पर झट से तैयार हो गयीं। बताया गया कि राहुल ने इंडिया नाम के समर्थन में ममता बनर्जी से वैसी ही बातें की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। पीएम मोदी और एनडीए के सामने इंडिया को चुनौती, इसी कल्पना मात्र से ममता गदगद हो गईं। एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? विपक्षी एकता की बैठक में पटना से ज्यादा तवज्जो बेंगलोर में मिलने से ममता का मूड पहले से ही अच्छा था और ऊपर से जब बैठक में पहले गठबंधन के नाम पर उनसे सलाह मशवरा किया गया तो उन्हें गठबंधन में अपने बढ़ते कद का एहसास भी होने लगा और इससे वहां मौजूद दूसरे दल के नेताओं को भांपने में देर नहीं लगी। इसीलिए जब तय स्क्रिप्ट के मुताबिक बैठक में ममता ने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा तो आपत्ति जताने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की। नीतीश ने अपनी आपत्ति की वजह इंडिया में एनडीए शब्द का होना बताया। महागठबंधन के लिए नए नाम पर लेफ्ट ने भी हैरानी दिखाई और लेफ्ट के नेता बैठक के दौरान ही इस बात पर आपस में बातचीत करने लगे। सीताराम येचुरी ने वी फॉर इंडिया नाम सुझाया और इस पर आपत्ति हुई तो उसे WE के साथ वी फॉर इंडिया करने का आग्रह किया, लेकिन लेफ्ट के सुझाव को स्लोगन जैसा बताकर खारिज कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे सहित कुछ नेताओं ने भी अपनी तरफ से कुछ नाम सुझाए, लेकिन ज्यादातर नेता ने राहुल और ममता के रुख को देखकर इंडिया शब्द पर रजामंदी दे दी। लेकिन बात निकली और आपत्ति हुई तो राहुल गांधी को बैठक में इसे विस्तार से समझाना पड़ा। राहुल ने एनडीए और INDI की तुलना के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इसे असरदार बताया और बैठक में शामिल लोगों को इसके एक एक अक्षर के मायने बताए, जिसमें I से इंडियन, N से नेशनल, D से डेमोक्रेटिक, I से इंक्लूसिव और A से अलायंस बताया। इसमें ममता बनर्जी ने N से नेशनल की जगह न्यू करने की सलाह दी, जबकि कुछ नेताओं ने D से डेमोक्रेटिक पर आपत्ति जताई। इसके बाद इसमें बदलाव कर D से डेवलपमेंटल कर दिया गया, यानी बात आखिर में राहुल गांधी की ही मानी गई। यानी इस बैठक में महागठबंधन की एकता का सपना देखने वाले और इसका खाका खींचने के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं रही। बैठक खत्म होने के कुछ देर बाद ही उनकी नाराजगी की खबर ने तूल पकड़ लिया। हालांकि बैठक के दौरान जिस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट था, उसी के बाद नीतीश उखड़े उखड़े नजर आने लगे थे और रही सही कसर उन्हें महागठबंधन का संयोजक नहीं बनाने ने पूरी कर दी। उनको उम्मीद थी कि उनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, वो कन्वेनर नहीं बन पाए। नाम पर भी उनकी आपत्ति थी, लेकिन बाद में उस पर सबसे सहमत हो गए, तो ये कहीं न कहीं नाराजगी थी जरूर। बताया गया कि इसी वजह से वो बैठक खत्म होने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके और फ्लाइट पकड़ने की जल्दी का बहाना बनाकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ पटना के लिए रवाना हो गए, जबकि तीनों एक साथ चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलुरु आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीटिंग का हिस्सा था और उसमें भाग नहीं लेना। आप तो चार्टर प्लेन से गए थे, वो प्लेन जब भी चाहते उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। यही नहीं, नीतीश की नाराजगी की एक और वजह बैठक से पहले बेंगलुरु की सड़कों पर लगाए गए वो पोस्टर भी रहे, जिनमें उन्हें अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताकर तंज कसा गया।
और सुल्तानपुर पुल के गिरने का जिक्र दिखा। चूंकि पटना पहुंचने के बाद भी नीतीश ने मीडिया से बात नहीं की, इसीलिए उनकी चुप्पी तक नाराजगी की बातें तूल पकड़ती नजर आईं। बताया गया कि नीतीश ही नहीं, लालू प्रसाद यादव भी बेंगलुरु की बैठक में खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। और सबूत के रूप में एक ट्वीट आगे कर दिया गया, जिसमें नए गठबंधन का नाम इंडिया तय होने के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, अब उन्हें इंडिया कहने में भी दिक्कत होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के थोड़ी देर पहले इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। पूरे मामले में जब नीतीश और लालू की चुप्पी पर सवाल उठे तो 23 घंटे बाद नीतीश कुमार सामने आए, लेकिन ऐसी दलील के साथ जो हजम न हो। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहाँ से उठ के हम चले आए। इस सफाई के बावजूद आरजेडी की नाराजगी की वजह टटोली जाती रही, जिसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम को झटका लगने से भी जोड़ा जा रहा है। नीतीश और लालू को इस बात का भी मलाल है कि कांग्रेस के विरोधियों को उनके साथ बैठाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की उसकी अब अनदेखी शुरू हो गई है। एक तरफ बिहार से खटास की खबरें फैलती रही तो दूसरी तरफ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मन में लड्डू फूटते रहे, जिसकी वजह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का असली मकसद नरेंद्र मोदी को हराना बताया, जिसके लिए पार्टी ने पीएम पद के उम्मीदवार की दावेदारी की चाहत से खुद को अलग बताया। खड़गे की ये बात जब टीएमसी कैंप में पहुंची तो सांसद शताब्दी रॉय चहक उठी। বলেছেন না কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, তাহলে বিকল্প ভোট কাকে দেখবেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। हालांकि विपक्षी खेमे के मन में सीट शेयरिंग पर बातचीत से पहले ही लड्डू फूटने लगे, लेकिन विरोधियों की बैठक के बाद उन्हें पटकनी देने का खाका खुद पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में पेश कर दिया। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उसे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। दीवार के पास बैठे 11 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। इस घटना में मरने वाले सभी 11 मजदूर थे। दुनिया भर में इन दिनों कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ग्रीस में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग परेशान हैं। एथेंस में भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा देता। भीषण युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने ड्रोन हमले का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन की सेना को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र अवदीवका में हवाई हमले करते हुए दिखाया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने सबसे तेज स्मैश लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और इसके मुताबिक सात्विक साईराज ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शॉट मारा था, जिसे बैडमिंटन के इतिहास का सबसे तेज शॉट माना जा रहा है। सात्विक साईराज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला स्मैश 14 अप्रैल 2023 को लगाया था, जिसकी पुष्टि खेल के सामान बनाने वाली कंपनी योनेक्स ने अब की है। खिलाड़ियों के स्मैश की रफ्तार चेक करने के लिए योनेक्स ने ही जापान में अपनी फैक्ट्री में सेटअप लगाया था। इससे पहले सबसे तेज स्मैश लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मलेशिया के टैन बून ह्योक के नाम था, जिन्होंने 2013 में 493 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश मारा था। महिलाओं की बात करें तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड मलेशिया की टैन पेयरली के नाम से है, जिन्होंने 438 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश लगाया था। जी न्यूज़।